दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि कनाडा में आने के बाद फर्स्ट मंथ में कौन सी चीज़ों को करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने भी करी थी, जो आपको भी करनी चाहिए। और मैं तो बोलता हूँ फर्स्ट मंथ में नहीं, फर्स्ट वीक में अगर कर दो तो और अच्छा है। जितना टाइम बचाओगे उतना आगे जाके वो टाइम आपको हेल्प करेगा और अमीर बनने में और लाइफ में सक्सेस को हासिल करने के लिए। तो मेरे आजू बाजू में आपको जो नज़ारा दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि अभी जनवरी का मंथ हो रहा है, ठीक है, बर्फ गिरी है। ये है विंटर इंटेक के नज़ारे। अगर आप जैन इंटेक में आते हो, जिसको बोलते हैं विंटर इंटेक, जिस इंटेक में मैं भी आया था, उस इंटेक में इस तरीके के आपको नज़ारे देखने मिल सकते हैं। अब दोस्तों वीडियो में आगे जाने से पहले जरा विंटर इंटेक की कुछ बात करते हैं। अब जिस तरीके से लोग बोलते हैं कि जो कनाडा के विंटर्स है वो बहुत हार्श है और 7 से 8 महीने तक यहाँ पे बर्फ ही रहती है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। विंटर हार्श है लेकिन 7-8 महीने तक यहाँ बर्फ नहीं रहती है। अभी जनवरी का मंथ चल रहा है और ये जो बर्फ गिरी है ना, अभी जनवरी के मंथ में गिरी है। जनरली इस बार लेट गिरी है, दिसंबर के मंथ में बर्फ गिरनी जो है चालू हो जाती है। पता नहीं इस बार क्यों लेट गिरी है, लेकिन ये भाई ये मार्च या अप्रैल तक ये जो बर्फ दिख रही है ना, ये तब तक ही रहने वाली है। और दूसरी बात है कि विंटर का जो इंटेक है ना, इसमें आपको ध्यान अपनी हेल्थ का रखना है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे कपड़े, जूते, थर्मल वियर ये सब प्रॉपर पहन के जाना। उसके लिए अगर आपने व्लॉग ना दिखाओ तो ऊपर आई बटन पे यहाँ पे या यहाँ पे जाके आप व्लॉग देख सकते हो। तो $300 से $400 में आपको सारे के सारी चीज़ें मिल जाएगी। बेसिकली टोपी, ग्लव्स, मफलर, अच्छा जैकेट, अच्छे बूट्स, सब कुछ आपकी पूरी की पूरी विंटर की जो शॉपिंग है हो जाएगी। तो अपने आते हैं फिर से उस टॉपिक पे जिस टॉपिक पे ये वीडियो बनाई थी कि आपको कनाडा में आने के बाद पहले महीने में क्या क्या काम करने चाहिए। तो सबसे पहले जब मैं कनाडा में आया था ना दोस्तों, मैंने सबसे पहले खरीदा था सिम। तो सबसे पहले मैंने लिया था फ़ोन नंबर। फ़ोन मैंने लिया था फाइडो का। उस टाइम पे $40 या $45 का प्लान था। 20 gigs 20 GB डेटा मिला था। अब यहाँ मुकेश अंबानी जी नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे पल पल 1-1 GB का पैसा देना पड़ता है। अनलिमिटेड नेट नहीं मिलता है आपको यहाँ पे। अब सिम कार्ड लेने के 2 तरीके हैं। मैंने कनाडा में आने के बाद लिया था। अगर आपको इंडिया में लेना है तो भाई आप इंडिया में भी ले सकते हो। जब आप बायोमेट्रिक करने जाओगे मेरे हिसाब से, तो वहाँ पे लोग आपको मिलेंगे बाहर जो बोलेंगे अगर आपको सिम कार्ड लेना है तो वी कैन ऑफर यू सिम कार्ड, या फिर आपकी जो कंसल्टेंसी है उनका भी कोई टाइप होगा। नहीं तो आप गूगल पे भी चेक कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी चेक कर सकते हो। बहुत सारी कंपनियां आपको इंडिया में बैठे बैठे फाइडो का सिम कार्ड होम डिलीवरी करके जाएगी। पैसे आपको नहीं भरने, पैसा कनाडा में आने के बाद भरने हैं। जब आप सिम कार्ड लोगे ना दोस्तों, तो उसमें ये लोग क्या करते हैं, आपको बोलेंगे कि 1 टाइम फी होती है, रजिस्ट्रेशन फी होती है, वो हम आपकी माफ़ कर देंगे, वेव कर देंगे। मुझे ऐसा बोला था लेकिन वेव करी नहीं थी। तो बहुत लोगों को, स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आती है कि सेल्स वाले बोलते हैं कि आपको $50 की जो हम फी है वो वेव कर देंगे, लेकिन एक्चुअल में फिर वो लोग वेव नहीं करते हैं। मेरी भी वेव नहीं करी थी। तो कुछ नहीं करना है, जब आपका बिल आएगा ना जिसमें $50 लिखा हो, तो आपको फिर से उनको फ़ोन करना है, फाइडो वालों को, या जिस भी कंपनी का सिम कार्ड आपने लिया हो, उनको बोलने का जो 1 टाइम एक्टिवेशन फी $50 आपने चार्ज करी है ना, मुझे इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि यू विल नॉट चार्ज दिस $50 टू मी, सो काइंडली प्लीज रिफंड दैट अमाउंट टू माई बैंक अकाउंट। तो वो बोलेंगे नो इट्स नॉट पॉसिबल, वी कैन नॉट रिफंड इट बट वी कैन क्रेडिट इट, सो दैट इन योर नेक्स्ट बिल यू कैन यूज दिस अमाउंट टू पे योर नेक्स्ट बिल। तो उनको बोलेगा नो वरीज, डाल दीजिए पैसा। मान लो आपको बोला हो कि नहीं बोला हो कि आपको एक्टिवेशन फी वापस से मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो भी आप उनको ये बोल सकते हो। ये ट्रिक मेरे दोस्त को मैंने बोली थी, उसने ट्राई करी थी, उसको भी $50 रिफंड कर दिए थे। अब जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है कनाडा में आने के बाद, वो ये है कि हमको जॉब चाहिए। अब जॉब लेने से पहले आपको चाहिए सिन नंबर। पहले तो सिम कार्ड खरीद लिया, अब लेना है सिन नंबर। सिन मतलब वही सोशल इंश्योरेंस नंबर जो 9 डिजिट का होता है, और जो उसकी फर्स्ट डिजिट होती है वो भी 9 नंबर होती है, यानी 9 से चालू होता है, 949। अब आगे का मैं आपको इसलिए बता नहीं सकता हूँ क्योंकि कनाडा ने बोला है कि जो अपना सिन नंबर है ना, उसको छुपा के रखना है लोगों से, किसी को बोलना नहीं है। किसी को बोलना नहीं है, नहीं इसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि अपने टैक्स वालों को नहीं बोलना है या फिर अपने एम्प्लॉयर को नहीं बोलना है, किसी दोस्त को नहीं बोलना है, किसी बंदे का फोन आएगा उसको नहीं बोलना है। सिन नंबर लेने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि आप उनकी वेबसाइट पर जा सकते हो और सिंपल सा एक फॉर्म होता है, उसमें नाम, अता, पता, घर नंबर, यही सारी की सारी चीज़ें आपको डालनी है। और जब आप डालोगे तो आपको सिन नंबर घर पे आ जाएगा, लेकिन उसमें फिर टाइम कंज्यूमिंग है, तुरंत घर पे नहीं आएगा, 7 दिन से लेकर 14 दिन तक लगता है। फिर मैंने ये किया था कि भाई मेरे को वेट नहीं करना था, तो मैं चला गया था तुरंत ही सिन वालों का जो ऑफिस है वहाँ पे, जिसको बोलते हैं सर्विस कनाडा। तो सर्विस कनाडा में आपको जाना है। अब जो डॉक्यूमेंट्स है वो कौन से लेके जाने हैं, वो आपको यही लेके जाने हैं जो इस समय आपके पास होंगे। जैसे कि आपके पास स्टडी परमिट होगा, आपके पास अपना पासपोर्ट होगा, आपके पास अपना कॉलेज का लेटर होगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं 3-4 जो आपके पास मेन कनाडा के वही डॉक्यूमेंट्स होंगे, प्लस जो इंडिया का जो पासपोर्ट होगा, ये लेके जाना है। और वहाँ जाके आपसे वो अपना फ़ोन नंबर मांगेंगे, अपना एड्रेस मांगेंगे, एंड देन इट्स गुड टू गो, यू विल गेट योर सिन नंबर। वहीं खड़े खड़े आपको पेपर दे देंगे और वो पेपर को फिर छुपा के रखना है, किसी को देना नहीं है। अब जब सिन नंबर आ जाएगा, फ़ोन आ जाएगा, तो उसके बाद जो तीसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि आपको जाना है आपके स्कॉशिया बैंक में या फिर ICICI बैंक में या फिर CIBC बैंक में, जिस भी बैंक में आपने अपना GIC अकाउंट ओपन करवाया हो उस बैंक में आपको जाना है। वो लोग भी आपसे सिमिलर डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, आपके कॉलेज का लेटर मांगेंगे, पासपोर्ट मांगेंगे, ठीक है, GIC सर्टिफिकेट है वो एक नया डॉक्यूमेंट मांगेंगे, तो आप उनको वो सब दोगे। तो जो आपने GIC अकाउंट इंडिया में चालू करवाया था उसको ये लोग यहाँ पे एक्टिवेट करेंगे। $10,000 की GIC थी, तो उस टाइम पे तो रूल ऐसा था कि आपको $2,000 वन शॉट मिलेंगे और फिर हर महीने $667 मिलेंगे अगले 12 महीने तक। तो अभी 20,000 हो चुका है। तो अभी का तो सीन मुझे नहीं पता है, हो सकता है 2 की जगह 3 या 4,000 आपको मिलेंगे और हर महीने 600 की जगह 1,200 आपको मिलेंगे। अब इसके बाद जो चौथा इंपॉर्टेंट काम ये होता है, अब वो पहले भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज का ओरिएंटेशन का डेट क्या है, ठीक है। तो कॉलेज में जाना है, ओरिएंटेशन में बैठना है
और फिर आपको सब्जेक्ट्स मिलेंगे, टाइम टेबल मिलेगा, पूरा का पूरा आपका स्केड्यूल मिलेगा, कब आना है, कब जाना है, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि यहाँ आने के बाद जब आपका सिन नंबर आ जाए, जब आपका बैंक का अकाउंट एक्टिवेट हो जाए, जब आपके पास फ़ोन नंबर आ जाए, तो भाई फटाफट निकलो, घर से बाहर निकलो, लोगों को बातें करो, कॉन्टैक्ट करो, उनको बोलो भाई मैं अभी भी आया हूँ और मुझे जॉब चाहिए, अपनी पार्ट टाइम जॉब ढूंढो। और पार्ट टाइम जॉब ढूंढने की जो ट्रिक्स है ना वो यही है, हर तरीके से अप्लाई करो। कोई दोस्त है उसको बोलो भाई मेरा जुगाड़ लगा, रेफरेंस लगा। कोई दोस्त नहीं है तो ऐसे ही वॉलमार्ट में या बाहर कहीं भी चले जाओ, लोगों से बातें करने लग जाओ, उनको बोलो भाई रिसेंटली आया हूँ, मेरा जॉब का कुछ सेटिंग करो। कॉलेज में जब आप ओरिएंटेशन के लिए जाओगे ना तो वहाँ पे भी आप उनको बोल सकते हो ओरिएंटेशन में दोस्त बना के कि भाई कोई है रेफरेंस, कोई है जुगाड़। और मैं तो बोलता हूँ जो सेकंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में, जो थर्ड सेमेस्टर में है, उन लोग को दोस्त बनाने का, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे होंगे। उनको बोलने का भाई तेरे कोई जॉब वॉब का सेटिंग है तो हो सकता है अगर कोई गैस स्टेशन में काम कर रहा हो तो उसको नॉलेज हो, आपको गैस स्टेशन में जॉब लगाने का रेफरेंस दे देवे। अगर कोई सबवे में काम कर रहा है, रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, वॉलमार्ट में काम कर रहा है तो हो सकता है आपको वहाँ जॉब दे देवे, ठीक है। तो ऐसे रेफरेंस से बहुत जल्दी आपका काम हो जाएगा। लेकिन सिर्फ रेफरेंस पे ही वेट नहीं करना है, डायरेक्टली डोर टू डोर हर एक प्लाजा में जाना है। प्लाजा बेसिकली कॉम्प्लेक्स होते हैं जहाँ बहुत सारी दुकानें होती है, वहाँ जाना है, अपना रेज्यूमे लेके बढ़िया एकदम बाबू बन के जाना है और उनको बोलना है मुझे हायरिंग मैनेजर से मिलना है, ठीक है। और अगर वो लोग बोलते हैं कि हायरिंग मैनेजर अवेलेबल नहीं है तो उन लोगों को अपना रेज्यूमे दो, लेकिन रेज्यूमे देने से पहले थोड़ी बात करो, उनको बोलो कि भाई जरा सेटिंग करवा देना, पर्सनल टच देना थोड़ा, क्योंकि क्या है रेज्यूमे देके सब चले जाते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने की, ये मेरा रेज्यूमे है मुझे जॉब दो। लेकिन इतने सारे बच्चे रेज्यूमे देने आते हैं ना, जॉब एक दो होती है, शायद वो भी नहीं होती है, रेज्यूमे फाड़ फूड़ के फेंक देते हैं वो लोग। इसके बाद जो तरीका होता है मैंने वो भी किया था, अमेजोन की जो वेबसाइट है उसमें वेयरहाउस की जॉब अप्लाई करी थी, वॉलमार्ट की वेबसाइट में जाके वॉलमार्ट में जॉब अप्लाई करी थी, कैशियर की। बहुत सारी वेबसाइट्स होती है, बहुत सारी कंपनी होती है जो स्टूडेंट को हायर कर रही होती है, वहाँ पे जाके अपना रेज्यूमे ड्रॉप करो। और उसके अलावा लिंक्डइन में जाओ, लिंक्डइन में जाके अच्छी IT जॉब चाहिए, अगर आपके पास IT की स्किल है तो IT जॉब के लिए अप्लाई करो, अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है सेल्स की जॉब के लिए अप्लाई करो। और बस फिर यही तरीका है। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना ज़्यादा भाग दौड़ के अपनी जॉब मिलने की जो पॉसिबिलिटी है बढ़ा सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपके एरिया में 1000 दुकान है या 10,000 दुकान है, आपने ठान लिया कि रोज़ मैं 50 या 100 दुकान में जाऊँगा, उन लोगों से फिजिकली मिलूंगा, मेरी एरिया में जितने वॉलमार्ट है, जितने ग्रोसरी स्टोर है, सब में जाके इन पर्सन अपना रेज्यूमे बांटूंगा, प्लस जितनी भी जॉब ऑनलाइन मिल सकती है वो भी अप्लाई करूँगा। तो इसकी वजह से जो आपकी जॉब मिलने की जो पॉसिबिलिटी है काफ़ी बढ़ जाएगी। जितने ज़्यादा लोगों के डोर को नॉक करोगे जॉब के लिए, जितने ज़्यादा लोगों से बातें करोगे जॉब के लिए, उतनी ज़्यादा आपको लीड्स मिलेगी। जिस तरीके से बाइंग फनल होता है ना, ऊपर इतने सारे लोग होते हैं, फिर धीरे धीरे कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ लेना है नहीं लेना है, कुछ भाग जाते हैं, फिर लास्ट में एक दो बोलेंगे हाँ ठीक है अब मेरे को तेरे से प्रोडक्ट खरीदना है। तो उसी तरीके से इतने सारे लोगों से इतनी सारी बातें करोगे ना तो फाइनली इक्का दुक्का आपको मिलेंगे जो बोलेंगे ठीक है भाई जॉब मिल जाएगी तेरे को, ठीक है। और दूसरी बात, जॉब मिलने के लिए ना यहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा स्किल नहीं चाहिए होती, इसलिए ये टेंशन मत लेना कि आपको इंग्लिश अगर बोलनी अच्छी नहीं आती है या आपके पास कोई खतरनाक वाली स्किल नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। बेसिकली पार्ट टाइम जॉब में कोई स्किल की ज़रूरत होती ही नहीं है। एम्प्लॉयर को बंदा अगर चाहिए ना मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, और अगर आप फ्री हो मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे को तो बस आपको वो जॉब दे देगा। लेकिन सही तरीके से जॉब मांगना, उसको लगना चाहिए कि बंदा नौकरी करेगा, काम करेगा, मेरे सर पर चढ़ के बैठ नहीं जाएगा। अब यही सारी ट्रिक्स है जो मैंने भी यहाँ आके करी थी। मेरा भी कनाडा में कोई गॉड फादर या गॉड फ्रेंड कोई भी नहीं था, मैंने सिर्फ यही सोचा था भगवान उन्हीं की हेल्प करता है जो खुद की हेल्प करते हैं, और मैंने रीच आउट किया था बस। क्योंकि घर बैठोगे ना लोग आपको डराएंगे कि भाई कनाडा में इस समय जॉब नहीं है, हाय हम कनाडा में क्यों आए, कनाडा में तो पैसे नहीं बन रहे, एक्सपेंसेस नहीं निकल रहे, सेकेंड ईयर की फीस नहीं निकल रही, इंडिया से पैसे मंगाने पड़ रहे हैं। तो घर बैठोगे तो ऐसी डिप्रेसिंग बात लोग आपसे करेंगे, आप लोगों से करोगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। उससे जो एम्प्लॉयर बैठा है ना मैकडी के अंदर, वॉलमार्ट के अंदर, किसी गैस स्टेशन के अंदर, उसको पता भी नहीं है कि आप आए हो कनाडा में, उसको बताना पड़ेगा। और उसको कौन बताएगा, उसको आप खुद बताओगे। इसलिए it's very important that you go out, meet new people and tell them that you are looking for job, actively looking for job, and you can do whatever they will say you if it is legal, and then you will get the job. And also अगर आप दिसंबर 7 या दिसंबर 7 से पहले अगर आपने अपने फाइलिंग कर लिया है तो आप भाई पार्ट टाइम नहीं, आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो। कब तक? अप्रैल 30 तक। तो उसका भी आप फ़ायदा उठाओ, क्योंकि आप लीगली भाई जॉब कर सकते हो फुल टाइम। ये बहुत अच्छी बात है। हमारे टाइम पे तो हम 20 घंटे काम कर सकते थे। 20 घंटे से अगर हमको ज़्यादा काम करना होता था तो वाट लग जाती थी, कर ही नहीं सकते थे लीगली। और प्लस हमको वैकेशन का, ब्रेक का, सेमेस्टर ब्रेक का, ये सारी चीज़ों का, छुट्टियों का इंतजार करना पड़ता था। तो आपके टाइम पे अगर आप एलिजिबल हो फुल टाइम काम करने के लिए तो भाई दबा के काम करो, दबा के पढ़ाई करो, ठीक है। दोनों चीज़ को मैनेज करो। ऐसा मत करो कि पैसे कमा रहे हो तो फिर फेल हो गए, ठीक है, या फिर पढ़ाई करने पे फोकस कर रहे हो तो नेक्स्ट ईयर की फीस नहीं निकल रही। इंडिया में बेचारे अपने मम्मी या पापा को आप डिस्टर्ब कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, स्ट्रेस दे रहे हो, लोड दे रहे हो। तो दोनों चीज़ों को मैनेज करना है एंड इट इज़ पॉसिबल। मैंने मैनेज किया था, बहुत सारे लोग और भी मैनेज करते हैं, इसलिए आप भी मैनेज कर सकते हो। ये कोई ऐसा इसरो का साइंस या रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई बहुत ही खतरनाक आपको मैनेजमेंट लेवल की स्किल चाहिए होगी, इलॉन मस्क बनना पड़ेगा। इट्स वेरी ईजी, बहुत लोग करते हैं, आप भी कर लोगे।
अभी मैं नीचे चल के जा रहा हूँ, इसलिए मेरे को डर ये लग रहा है भाई फिसल पुसल ना जाऊँ, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ बहुत लोग फिसले थे जब मैं आ रहा था, मैंने देखा था। और जनरली जब ढलान हम उतरते हैं ना इस तरीके से, तब फिसलने की जो पॉसिबिलिटी होती है थोड़ी ज़्यादा होती है। बस दोस्तों बेसिकली यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको कनाडा में आने के बाद करनी है, ठीक है। और जॉब आप ही को लेनी है, इसलिए अगेन फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। जितना हो सके आने के बाद लोगों का सर खा जाओ, दिमाग खा जाओ, जॉब चाहिए जॉब चाहिए। लोगों से ऐसा पूछो, ये मत पूछो कि भाई जॉब नहीं है जॉब नहीं है जॉब नहीं है जॉब नहीं है जॉब नहीं है। बोलने से जॉब नहीं मिलने वाली है, उल्टा समस्या और बढ़ेगी। तो ऑलवेज लुक फॉर द सोल्यूशन, ठीक है। सर्च फॉर द गोल्ड, एक कहानी थी बता देता हूँ, सर्च फॉर गोल्ड। ये शायद यू कैन विन शिव खेरा की एक बुक थी, बहुत अच्छी, मोटिवेटिंग, पॉजिटिव, इंस्पायरिंग। उस बुक में लिखा था जब लोग गोल्ड की माइनिंग करने जाते हैं ना, तो पहाड़ों में आते हैं, और पहाड़ों में जब गोल्ड की माइनिंग करते हैं तो भाई टनों टन मिट्टी निकलती है, भर भर के मिट्टी निकलती है, डर्ट इतना निकलता है। लेकिन उन लोगों की नज़र मिट्टी पे नहीं होती है, उन लोगों की नज़र उस चीज़ पे होती है जो वो ढूंढने आए हैं, जिसको बोलते हैं गोल्ड, सोना। तो राई जितना सोना ढूंढने के लिए टनों टन मिट्टी वो लोग निकालते हैं। तो अगर वो लोग मिट्टी पे फोकस रखेंगे, यानी अगर प्रॉब्लम पे फोकस रखेंगे, तो सोना उनको नहीं मिलेगा। लेकिन उनका जो फोकस होता है सिर्फ गोल्ड पे होता है, इसलिए उनको गोल्ड मिलता है। तो भाई कनाडा में भी ऐसा है, जॉब पे फोकस रखोगे ना तो जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर प्रॉब्लम्स पे फोकस रखोगे, जिस तरीके से होम सिक हो रहा हूँ, खाने की याद आ रही है, बर्तन खुद मांगने पड़ रहे हैं, दोस्तों की, इंडिया के दोस्तों की याद आ रही है, इंडिया की कंफर्ट जोन की याद आ रही है, मज़ा नहीं आ रहा कनाडा में, ठंडी बहुत लग रही है, रूममेट के साथ रहना पड़ रहा है, झगड़े हो रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही, फ्रेंड सर्कल रोए जा रहा है, आपको डराया जा रहा है, भाई निकलो वो सारी की सारी चीज़ों से। क्योंकि मैं आपको सही बता रहा हूँ, कोई आपकी हेल्प करने नहीं आने वाला है, आपको खुद को ही आपकी हेल्प करनी पड़ेगी। और अगर आने के तुरंत ही बाद बड़ा मुंह लेके बैठ जाओगे ना, भाई हो गया फिर आपका काम, ठीक है। तमाम 15-20 लाख जो लगाए हैं वो भी जाएंगे, प्लस टाइम लगाया है वो भी जाएगा। इंडिया में जो लोग परेशान होंगे वो अलग। इसलिए ऑलवेज लुक फॉर द गोल्ड, लाइक सर्च फॉर द गोल्ड, लाइक सर्च फॉर द सोल्यूशन। एंड दैट्स इट। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दीजिए, दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को खास करके सब्सक्राइब कर दीजिए। हाय, आई एम फाइन, आर यू गुड? तो इस तरीके से अगर आप कनाडा में रोड पर चल के जाते हो ना, तो जो भी आपको कनाडा के बंदा या बंदी मिलता है, तो उनको देख के स्माइल पास करो, उनको देख के बोलो भाई कैसे हो, ठीक है, हाल चाल अच्छा है ना। ऐसे एकदम भूत बन के मत चला करो। यहाँ पे भाई ऐसा सिस्टम नहीं है इंडिया की तरह। यहाँ पे लोग आपको देखेंगे, आई कॉन्टैक्ट करेंगे। अगर आप उनके साथ आई कॉन्टैक्ट नहीं करोगे तो उनको लगेगा कि भाई ये बंदा तो बहुत रूड है। जनरली अपने इंडियन लोग ऐसा करते हैं, सब नहीं करते, कुछ करते हैं, क्योंकि उन बेचारों को पता नहीं होता है। पहले मैं भी ऐसा ही करता था। दैट्स इट, टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे सेफ गाइस।